Welcome back to my YouTube channel. This is Kirti Surolia here and I am going to teach you science. तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है अकरेंस ऑफ मेटल्स. आज हम जो नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ अकरेंस ऑफ मेटल, कि मेटल किस तरीके से अकर होते हैं, किस तरीके से हमें अर्थ में मिलते हैं. द अर्थ क्रस्ट इज़ द मेजर सोर्स ऑफ मेटल्स. हमारा अर्थ क्रस्ट है वो ज़्यादातर सोर्स है किसका, मेटल्स का. सी वाटर ऑल्सो कंटेन्स सम सॉल्युबल सॉल्ट्स सच एज सोडियम क्लोराइड. ये हमें पता है, हमने सॉल्ट्स के नेम देख चुके हैं कि जैसे हमें सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये सब हमें अर्थ के क्रस्ट में देखने को मिलते हैं और ये सॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं जो इजीली वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं. द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट. ये जो नेचुरली अपने आप से जो अर्थ क्रस्ट के अंदर जो कंपाउंड या एलिमेंट जो प्रेजेंट होते हैं या अकर होते हैं उन्हें हम बोलते हैं मिनरल्स. दे आर नोन एज मिनरल्स. At some places, minerals contain a very high percentage of a particular metal and metal can be profitably extracted from it. These minerals are called ores. क्या होता है, कुछ कुछ जगहों पे मिनरल्स जो हैं उनमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या प्रेजेंट होता है, एक पर्टिकुलर मेटल, सपोज एल्यूमिनियम या कोई भी एक पर्टिकुलर, जैसे अपने कॉपर मेटल अपने खेतड़ी में या फिर अपने जो भी खेतड़ी में यहाँ पे HCl है उसमें हमें ज़्यादातर कॉपर मेटल निकलता है. ठीक है, तो एक पर्टिकुलर जो मेटल है वो हमें ज़्यादा प्रॉफिटेबली अमाउंट में ईजीली मिल जाता है और जो मेटल है जो ईजीली एक्सट्रैक्ट हो जाता है उसमें से उन मिनरल्स को हम बोलते हैं ओर्स. ओके, अब हमें एक्सट्रैक्शन करना है मेटल्स का. तो आपने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ चुके हैं मेटल्स की. इसके नॉलेज पे आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो मेटल है वो एक्सट्रैक्ट होता है उनके ओर में से. कुछ मेटल होते हैं वो अर्थ के क्रस्ट में फ्री स्टेट में मिलते हैं, कुछ होते हैं वो अपने कंपाउंड फॉर्म में मिलते हैं और कुछ मेटल्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा लीस्ट रिएक्टिव होते हैं उनके एक्टिविटी सीरीज़ में. आपने देखा जैसे कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर. ओके, सो दे आर ऑफन फाउंड इन फ्री स्टेट. तो ये भी ज़्यादातर फ्री स्टेट में आपको मिलते हैं. ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल है गोल्ड, प्लैटिनम, कॉपर. कॉपर और सिल्वर जो हैं वो कंबाइंड स्टेट में भी मिलते हैं, साथ में सल्फाइड या ऑक्साइड के ओर्स में भी प्रेजेंट होते हैं. द मेटल जो टॉप होते हैं रिएक्ट एक्टिविटी सीरीज़ के जो ऊपर होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, वो कभी भी फ्री एलिमेंट या फ्री स्टेट में नहीं मिलते. जो मेटल्स बीच वाले एक्टिविटी सीरीज़ में होते हैं जैसे जिंक हो गया, लेड हो गया, आयरन हो गया, ये मॉडरेटली भी एक्टिव होते हैं. ये अर्थ के क्रस्ट में मेनली ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. सो यू विल फाइंड दैट द ओर्स ऑफ मैनी मेटल आर ऑक्साइड. ओर्स जो होते हैं बहुत सारे मेटल्स के वो कैसे होते हैं, ऑक्साइड्स होते हैं ज़्यादातर. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है और ये हमारे अर्थ में बहुत ज़्यादा अबंडेंट, बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है. ओके, नाउ तो इनके बेसिस पे रिएक्टिविटी पे आप इनको बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. एक जो सबसे कम रिएक्टिव होते हैं, एक मेटल्स जो मिडिल रिएक्टिविटी होते हैं जो ज़्यादा रिएक्टिविटी शो नहीं करते, और एक मेटल जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं. तो इनके लिए हम अलग अलग टेक्निक्स का यूज़ करते हैं जो जिस कैटेगरी में आता है. उसके लिए आपके पास एक टेबल, एक चार्ट बनाया गया है, उस चार्ट को आप समझना. ये आपका ओर है, ये कंसंट्रेशन मतलब उसकी ओर की उसमें कितनी मात्रा में ओर प्रेजेंट है. 3 मेटल हमें पता है, एक तो हाई रिएक्टिविटी, एक मीडियम और एक लो रिएक्टिविटी. जो हाई रिएक्टिविटी वाला होता है उसका तो हम इलेक्ट्रोलाइसिस करा देंगे मोल्टन ओर का और सीधा हमें इजीली प्योर मेटल मिल जाएगा. लेकिन जो मीडियम और लो वाले होते हैं उसके लिए हमें अलग अलग प्रोसेसेस करने पड़ते हैं. तो मीडियम वाले के लिए आपके पास 2 ओर प्रेजेंट होंगे, कार्बोनेट और एक सल्फाइड. कार्बोनेट ओर का हम कैल्सिनेशन प्रोसेस से उसको उसका प्योर मेटल निकालेंगे और सल्फाइड ओर का रोस्टिंग मेथड से. फिर इन दोनों को आप आगे ऑक्साइड ऑफ मेटल के साथ में रिएक्शन करवाएंगे, फिर उसका रिडक्शन करवाएंगे और फिर हमें इस तरीके से इसका जो है वो प्योरिफिकेशन या प्योर मेटल मिल जाएगा. फिर हम उसका प्योरिफिकेशन कर लेंगे. जो लो रिएक्टिविटी वाले होते हैं उसमें आपको एक सल्फाइड ओर मिलेगा जिसको आप रोस्टिंग की हेल्प से करेंगे, फिर आपको मेटल और फिर आपको उसकी रिफाइनिंग करनी होगी. ओके, नाउ
अब हमें देखना है कि ओर्स जो होते हैं वो माइंड होते हैं अर्थ आर यूजुअली कंटामिनेट, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं, जैसे मिट्टी हो गई, कोई डस्ट पार्टिकल्स हो गए, ठीक है, तो उनको रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। और इन इम्प्योरिटीज़ को हम बोलते हैं गैंग। ओके, याद रख लें, गैंग्स होती है ना जैसे, तो उन गैंग को हम बोलते हैं जो भी इम्प्योरिटीज़ उसमें प्रेजेंट होती है। सो ये इम्प्योरिटीज़ रिमूव होनी बहुत ज़रूरी है प्रायर टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। अगर हमें मेटल का एक्सट्रैक्शन करना है तो सबसे पहली प्रायोरिटी क्या दी जाएगी, इस गैंग या इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना। ओके, सो जो प्रोसेस होता है जिससे हम गैंग को रिमूव करते हैं वो हम फिज़िकल या उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग करेंगे कि गैंग जो है उसकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं। इसके लिए भी अलग अलग सेपरेशन टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। अब हमें बेसिकली जो हमारा टॉपिक है आज का इम्पॉर्टेंट, उसको हमें लो रिएक्टिविटी, सबसे पहले हम देख रहे हैं कि जो मेटल जिनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा लो होती है उनका हम एक्सट्रैक्शन कैसे करेंगे। सो मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज आर वेरी अनरिएक्टिव, ये इजीली रिएक्ट नहीं करते किसी के साथ में। सो द ऑक्साइड ऑफ दीज मेटल्स कैन बी रिड्यूस टू मेटल बाय हीटिंग अलोन। तो इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं उनको हमें सिर्फ और सिर्फ हीट करके ही इनको रिड्यूस करना होता है और फिर हमें वो ईजीली मेटल मिल जाता है। जैसे एग्जाम्पल है जो सीनाबार होता है वो याद रखना हमेशा किसका और होता है, मरकरी का। तो मरकरी को और को हम बोलेंगे सीनाबार। जब हम इसे हीट करेंगे एयर के साथ तो ये पहले कन्वर्ट हो जाएगा मर्क्यूरी, ऑब्वियसली ऑक्सीजन हीट कर रहे एयर में, तो ये मरकरी Hg, इसको जब आप ऑक्सीजन के साथ या एयर में क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन, इसके साथ आप इसको हीट करोगे तो ये क्या बना लेगा, ऑक्साइड। फिर मर्क्यूरिक ऑक्साइड इज देन रिड्यूस टू मरकरी ऑन फर्दर हीटिंग। ये जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड को जब आप और हीट करोगे आगे फर्दर तो ये किस में रिड्यूस हो जाएगी, मरकरी में। ओके, ये सल्फाइड है, आपने इसको हीट करवाया तो ये क्या हो गया है, ऑक्साइड बन गया और यहाँ से गैस बाहर निकल गई। अच्छा, जब सल्फाइड का और लेंगे तो आप सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगी और कार्बोनेट का कोई और लेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। ओके, फिर आपने ये HgO लिया, HgO को आपने जब और हीट दिया तो यहाँ से Hg अलग हो गया और O2 अलग हो गया। इसी तरीके से जब आप अगर कॉपर का कराते हैं तो ये कॉपर का सल्फाइड लिया आपने, वही ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया तो ये ऑक्साइड बन गया और सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिमूव। फिर आगे आपने ऑक्साइड का जब आप रिड्यूस करवा रहे हो या हीट दे रहे हो तो कॉपर अलग और सल्फर डाइऑक्साइड अलग। तो ये था आपका लो रिएक्टिविटी, बहुत सिंपल है। आपको कोई भी मेटल का सल्फाइड का उसका सल्फाइड और लेना है, फिर आपको उसको हीट करना है, हीट करने पे वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। उस ऑक्साइड को आपको आगे हीट करना है जो कि रिड्यूस हो जाएगा मेटल में और जो ऑक्सीजन है वो अलग से रिमूव हो जाएगी। ओके, तो ये अपना लो का था। अब हम देखेंगे मिडिल, जो मिडिल रिएक्टिविटी सीरीज में आते हैं उनका हम कैसे रिडक्शन करेंगे या प्योरिफिकेशन। तो मेटल जो हैं जैसे आयरन हो गया, जिंक, लेड, ये सब किस में आते हैं, मिडिल रिएक्टिविटी सीरीज में। ये ज़्यादातर या तो सल्फाइड की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे या कार्बोनेट की फॉर्म में। इनका ऑक्साइड जो है वो ईजियर होता है ऑब्टेन करना कंपेयर टू सल्फाइड एंड कार्बोनेट। कार्बोनेट और सल्फाइड के कंपैरिजन में इनका जो मेटल है ऑक्साइड जो है वो इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो prior to reduction the metal sulfide and carbonate must be converted into metal oxide। तो इनको रिडक्शन जो प्रायोरिटी रिडक्शन जो है इनकी, तो वो मेटल सल्फाइड और जो कार्बोनेट होते हैं उनको हमें कन्वर्ट करना होता है किसके अंदर, ऑक्साइड्स के अंदर उनके। अब देखो, अगर आप सल्फाइड ओर को कन्वर्ट कर रहे हैं ऑक्साइड में स्ट्रांगली, अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में आप उसको एयर दे रहे हैं, एयर देने का मतलब ऑक्सीजन, अगर आप उसको बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रोस्टिंग। तो याद रखना पहला डिफरेंस रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में कि जो रोस्टिंग है उसमें आपको बहुत ज़्यादा हीट या बहुत ज़्यादा एयर जो है या ऑक्सीजन है वो आपको उसको प्रोवाइड करनी होती है। मीन्स प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में अगर कोई भी काम हो रहा है तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे रोस्टिंग। कार्बोनेट और जो है वो चेंज होते हैं उसके ऑक्साइड में अगर आप उसको लिमिटेड एयर या फिर ना के बराबर एयर देंगे तो भी। तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे कैल्सिनेशन। अब केमिकल रिएक्शन देखेंगे हम रोस्टिंग और कैल्सिनेशन की। जिंक के लिए जिंक का सल्फाइड लिया आपने ऑक्सीजन के साथ,
तो ये आपको पता है, अभी आपने की थी ZNO और SO2 गैस। अगर इसी तरीके से आप कैल्सिनेशन, देखो यहाँ पे आपने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको हीट नहीं किया, मीन्स एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे भी वही ऑक्साइड बना लेगा ये जिंक ऑक्साइड, और यहाँ से कार्बन। मैंने अभी बताया था अगर सल्फाइड का हो रहा है तो सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बोनेट का हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड। द मेटल ऑक्साइड आर देन रिड्यूस्ड to the corresponding metal by using suitable reducing agent such as carbon। आपने देखा जो मेटल ऑक्साइड है, फिर आगे आपने उसको और अगर रिड्यूस करवाओगे कार्बन के साथ में तो क्या होता है, देखो ये देखो ZNO है, कार्बन के साथ में आपने रिएक्शन करवाई तो जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये रिड्यूस हो गया और यहाँ से हमें प्योर जो मेटल है वो इजीली ऑब्टेन हो गया। ओके, बिसाइड यूजिंग कार्बन टू रिड्यूस मेटल ऑक्साइड, मतलब कार्बन के अलावा आप क्या यूज़ कर सकते हो, कभी कभी जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो भी यूज़ की जाती है। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, हाई रिएक्टिव के साथ में आप अगर कोई मेटल की रिएक्शन करवाओगे तो वो जाके डिस्प्लेस हो जाएगा और वहाँ पे आके दूसरा मेटल अटैच हो जाएगा। जैसे आपने सोडियम ले लिया, कैल्शियम ले लिया, एल्यूमिनियम ले लिया। ओके, क्यों, क्योंकि ये डिस्प्लेस कर देते हैं लोअर रिएक्टिव मेटल को उनके कंपाउंड से। फॉर एग्जाम्पल आपने मैग्नीज डाइऑक्साइड लिया, उसको अगर जब आप हीट करोगे एल्यूमिनियम पाउडर के साथ में, तो देखो मैग्नीज ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम, मैग्नीज क्या होता है लेस रिएक्टिव होता है, एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये एल्यूमिनियम ऑक्सीजन या ऑक्साइड के साथ जाके अटैच हो जाएगा, तो यहाँ से आपको ईजिली मैग्नीज मेटल मिल गया प्योर फॉर्म में। तो अपन को ये था मैग्नीज का सपोज आपको एक्सट्रैक्शन करना है तो मैग्नीज प्योर फॉर्म में मिल गया और ये एल्यूमिनियम इस ऑक्साइड के साथ में अटैच हो गया। ओके, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती हैं ये बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक होती है, मीन्स उनमें से बहुत ज़्यादा हीट जो है वो रिलीज़ होती है। यहाँ से जो हीट रिलीज़ होती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि मेटल जो है वो उसके मोल्टन स्टेट में हमें इजीली प्रोड्यूस हो जाता है। इनफैक्ट देखो अब एक रिएक्शन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये रिएक्शन क्या है कि आप जब आयरन ऑक्साइड, वो भी 3 वाला Fe2O3 वाला, जब आप उसकी एल्यूमिनियम के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो ये जो रिएक्शन होती है, ये जो भी रेलवे ट्रैक है, सोचो लोहे के आयरन के जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं उनमें जब क्रैक आ जाता है उनको जोड़ने के काम आती है ये रिएक्शन, जिसे हम बोलते हैं थर्मिट रिएक्शन। इसमें देखो आयरन ऑक्साइड लिया आपने, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करवाई, तो यहाँ से आयरन अलग और एल्यूमिनियम ऑक्साइड अलग। ओके, तो ये था हमारा मिडिल जो रिएक्टिविटी सीरीज थी। बेसिकली आप 3 डिफरेंस इजीली राइट डाउन कर सकते हैं रोस्टिंग और कैल्सिनेशन के बीच में। ठीक है, अब हम एक लास्ट टॉपिक जो है वो इसका टॉप में जो सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव होते हैं उनके लिए क्या होता है, देखो आपने पढ़ रखा है उनके लिए सिंपल क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस करवा दो उनका, और इलेक्ट्रोलाइसिस से एक पॉजिटिव वाला नेगेटिव पार्ट पे चला जाएगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव पार्ट पे आ जाएगा। तो सिर्फ इतना सा इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। जो मेटल्स हाई होते हैं रिएक्टिव सीरीज में वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो वो उनके कंपाउंड फॉर्म्स में या उनको हीट करके हम इजीली ऑब्टेन नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल कार्बन कभी रिड्यूस नहीं होगा ऑक्साइड ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और एल्यूमिनियम में। आपको अगर रिस्पेक्टिव मेटल चाहिए तो आप उसको कार्बन के साथ रिड्यूस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी एफिनिटी जो है ऑक्सीजन के लिए वो बहुत ज़्यादा होती है कार्बन के कंपैरिजन में। तो ये मेटल हमें कैसे ऑब्टेन होंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से। आया समझ में, किससे होंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मीन्स आपको इलेक्ट्रिसिटी पास करनी होगी। जैसे मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम जो हैं वो इलेक्ट्रोलाइसिस करवा दो उनके मोल्टन क्लोराइड से, तो जो मेटल डिपॉजिट होगा कैथोड पे वो कौन सा होगा, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होगा ये। और क्लोरीन कौन सा है, एनोड, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। ओके, तो जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी, देखो कैथोड मीन्स नेगेटिव, तो इस पर पॉजिटिव पार्ट आके अटैच होगा सोडियम, और एनोड नेगेटिव पार्ट है तो सॉरी पॉजिटिव पार्ट है तो क्लोरीन जो नेगेटिव है वो इस पे आके अटैच हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें सोडियम मिल जाएगा अलग और क्लोरीन अलग मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई तीनों की बात। अब इनको रिफाइनिंग मीन्स अब इनमें से मेटल तो मिल गया हमें, लेकिन वो मेटल में भी अभी बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ है, पूरी तरीके से इम्प्योरिटी रिमूव नहीं हुई। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रिफाइनिंग करेंगे मेटल्स की।
देखो अब क्या होता है, द मेटल्स प्रोड्यूस बाय वेरियस रिडक्शन प्रोसेसेस डिस्क्राइब्ड अबव आर नॉट वेरी प्योर, ये सारे इतने प्योर नहीं होते। दे कंटेन इम्प्योरिटीज़, इनमें कुछ इम्प्योरिटीज़ होती है जिनको हमें रिमूव करना पड़ता है। तो जो वाइडली यूज रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से हम इसको हम इजीली रिमूव कर सकते हैं। अब देखो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में क्या होता है, बहुत सारे मेटल्स हैं जैसे कॉपर, जिंक, टिन, निकल, सिल्वर, गोल्ड, इनका रिफाइन करेंगे हम इलेक्ट्रोलाइटिकली, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो इम्प्योर मेटल है वो एनोड पे आ जाएगा और जो थिन स्ट्रिप है प्योर मेटल की वो कैथोड पे जाके इकट्ठा हो जाएगा। और जो मेटल का सॉल्ट है, उस जो सॉल्यूशन जो मेटल हमको प्योरीफाई करना है उसका हम सॉल्ट लेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में। तो ये एपरेटस कुछ इस तरीके का आपके सामने सेटअप हो जाएगा। जब आप इलेक्ट्रिसिटी को करंट पास करोगे इलेक्ट्रोलाइट में से, तो जो प्योर मेटल है फ्रॉम द एनोड वो डिज़ोल्व हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट में, और जो इक्विवेलेंट अमाउंट है, मीन्स जो अमाउंट जो है आपका प्योर मेटल का, ओके, फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट वो डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड के ऊपर, ओके। जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ है वो सॉल्यूशन में चली जाएंगी और जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ है वो नीचे बच जाएंगी, जिसे हम एनोड मड कहते हैं, ठीक है। तो वो नीचे जाके एक मिट्टी की तरह नीचे इकट्ठी हो जाएंगी, वो एनोड मड होगा। तो इस तरीके से आपको एक प्योर मेटल जो है वो इजीली ऑब्टेन हो जाएगा कैथोड के ऊपर, वो सारा जाके डिपॉजिट हो जाएगा, फिर वहाँ से आप मेटल को इजीली वहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं, ओके। तो आई होप आज तक का ये जो टॉपिक है ये सबको समझ आया होगा, अकरेंस ऑफ मेटल। तो बेसिकली इसमें हमने 3 चीज़ें देखी थी, किस तरीके से हमने उनको कैसे प्योरीफाई किया, कौन कौन से प्रोसेसेस थे जो इसमें इन्वॉल्व हुए, फिर हमने इसकी रिफाइनिंग कैसे की। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स थे जो हमने इस टॉपिक में कवर किए। एक हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा, वो हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, कोरोजन, ठीक है।